नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम करंट अफेयर 10/10/2022 से 16/10/2022 तक का देखने वाले हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, जो 16/10/2022 है, तो ये सारा करंट अफेयर्स जो भी है वो 9 तारीख तक का है, एग्जैक्टली 10 से पहले का। और आज जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है 15/10/22, तो एग्जैक्टली ये बहुत लेट हो चुका है, पर हम इसे धीरे धीरे टाइम पे लाने की कोशिश करेंगे। ट्यूसडे तक शायद ये नेक्स्ट टाइम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मुद्दे की बात करती हैं। इसमें चूँकि हम क्या है कि एमपी का जो रोजगार निर्माण प्रकाशित होता है उसे अब कवर कर रहे हैं, और उसमें जो भी रिलेवेंट न्यूज़ रहती है उसे क्या है, अपने जो भी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के मेंस के अकॉर्डिंग रिलेटिविटी देखते हैं कि उसके रिलेशन में है, और जो भी वन लाइनर हैं प्रीलिम्स के हिसाब से या कोई भी वन लाइन एग्जामर के हिसाब से हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। और जो विशेष रहते हैं जिनका कि मेंस के किसी पेपर से या यूनिट से रिलेवेंस होता है, तो उन्हें हम सीधे यहाँ पे ले लेते हैं और वहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये पेपर की कौन सी यूनिट से रिलेट होता है, जैसे कि ये लिखा है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि अभी अभी जो सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना है 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तब ये से क्या था, तब ये कोई स्टेटरी बॉडी नहीं थी। अब स्टेटरी बॉडी पूछेंगे आपके, स्टेटरी बॉडी या सांविधिक निकाय क्या होते हैं, तो क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं, उनके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि कुछ का गठन होता है किस बात से, कुछ संस्थाएं गठित होती हैं डायरेक्ट संविधान से, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उनके जो उपबंध हैं कि वो कैसे बनेंगी, क्या होगा, ये सब कहाँ दैया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद कुछ संस्थाएं होती हैं जिनका गठन होता है किसी एक्ट के तहत, उनके लिए एक्ट जिम्मेदार होता है, और एक्ट से उनका क्या होती है, स्थापना होती है, तो उन्हें बोलते हैं सांविधिक, या जिन्हें बनाने के लिए एक क्या है, पूरा लॉ है, एक्ट है, विधि है, जो उसे क्या करती है, बैकिंग करती है, मतलब उसे बैकग्राउंड से सपोर्ट करती है। तो वो निकाय क्या कहलाते हैं, सांविधिक निकाय। इसके अलावा फिर कुछ होते हैं जिन्हें हम सोसाइटी एक्ट या कंपनी एक्ट या ट्रस्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा देते हैं निगम के रूप में। तो वो सारी संस्थाएं इस तरीके से रजिस्टर्ड होती हैं और काम करती हैं। लेकिन ये दोनों, ये संवैधानिक निकाय हैं, ये सांविधिक निकाय हैं, और बाकी सब कैसे हैं, गैर सांविधिक निकाय है। इनके पीछे बैकिंग में कोई विधि नहीं है। तो सेबी को पहले क्या है, 1988 में गैर सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में इसे 1992 में सांविधिक निकाय, इसके लिए एक क्या, सेबी एक्ट बनाया गया, उसके थ्रू इसे क्या है 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और इसे क्या मैंडेट दिया गया था, इसे मैंडेट दिया गया था कि इसे क्या करना है, प्रतिभूतियों की खरीद विक्रय। अब पूछे प्रतिभूति, तो क्या है कि जो भी शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं कंपनियों, तो कंपनियों के संबंध में जो भी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, गोल्ड, जो भी चीज़ें खरीदी या बेची जा रही हैं, और जो ये सब कहाँ पे हो रहा है, स्टॉक मार्केट में। तो जैसे कि ये एक स्टॉक मार्केट है ये, तो स्टॉक मार्केट में सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, यहाँ से शेयर बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। इधर मान लो कंपनी है, इधर कंज्यूमर हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, वो लोग खरीद बेच रहे हैं इन कंपनियों के शेयर। तो इस सब को रेगुलेशन बिठाने के लिए इस पूरे स्टॉक मार्केट और इस एटमॉस्फेयर को कवर करता है कौन, गवर्न करने का काम और कंट्रोल करने का काम करती है सेबी, ताकि कंज्यूमरों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और उनका अहित ना हो। ठीक है, जैसे शेयरों से संबंधित घोटाले हुए थे वो ना हो, इसके लिए ये सब व्यवस्था की गई सेबी की। सेबी को इस एटमॉस्फेयर को क्या है, हेजल फ्री रखने का और लीक प्रूफ बनाए रखने का मैंडेट दिया गया। तो इसने अभी अभी एक घोषणा की है, वर्तमान न्यूज़ ये है वर्तमान कंटेस्ट की, कि जो भी म्यूचुअल फंड हम खरीदेंगे उनमें खरीद करने के लिए 2 स्तरीय, जैसे कि आज हम गूगल अकाउंट है हमारे पास, तो गूगल अकाउंट में हम देखते हैं कि वो 2 स्टेज वेरिफिकेशन मांगता है। एक तो हम क्या करते हैं, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं,
तो वो होता है। और दूसरा क्या होता है कि मोबाइल पर एक OTP आता है, हम OTP फिल करते हैं तब वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन से क्लियर करता है। तो वैसे ये चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद और विक्रय के लिए 2 स्तरीय वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू की जाए, 2 लेवल प्रोसेस। और इसे लागू करने के लिए एक मसौदा जारी किया है, जो कब है 1 अप्रैल 2023 से ये प्रक्रिया लागू होने वाली है। तो इसमें क्या है, जो भी ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए सेकंड 2 लेवल वेरिफिकेशन होगा, और जो फिजिकल भी म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद बिक्री फिजिकली फॉर्मेट में की जाएगी तो उन्हें क्या है, सिग्नेचर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे ये है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ये 2 स्टेज वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या है, 2 स्टेज वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी फॉर मेकिंग परचेज एंड म्यूचुअल फंड। और ये किसके लिए है, ओनली ऑन म्यूचुअल फंड्स के लिए है। यूनिट्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सेबी हैज इशूड ए सर्कुलर, जो कि क्या है 1 अप्रैल 2023 से इन्फोर्स में लाया जाएगा। ताकि दूसरी न्यूज़ ये थी कि भारतीय वायुसेना में, आर्मी में नहीं, भारतीय वायुसेना में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड को पहले बैच को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में कई अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि ये मिसाइल दागने, हथियारों को इस्तेमाल करने में सक्षम है। इसके अलावा ये रडार को चकमा देने में, उसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मनों के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर सकता है। ठीक है, इसे हम कनेक्ट करेंगे कौन से, इकाई 2 पेपर 2A है, उसमें राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं नीचे की तरफ, उसमें हम इसे उपयोग कर पाएंगे मेंस में। यदि सुरक्षा के क्षेत्र में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम इसे वर्तमान रेफरेंस में लिख पाएंगे कि अभी हाल ही में वर्तमान में भारतीय वायुसेना में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड शामिल किए गए। या जब भी कोई पूछा जाता है कि रक्षा क्षेत्र में भारतीय योगदान पूछे जाएंगे तब भी हम इसे, क्योंकि इसे डेवलप किया है किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा इसे डिजाइन एंड डेवलप किया गया है वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी की, कौन सी, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें उन्होंने भारत की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है उसकी सराहना करते हुए कहा कि अन्य देशों को भी भारत जैसी, जो कोरोना के समय में भारत द्वारा जो नवाचार किए गए, जो सहायता देने की प्रक्रिया को अपनाया गया, वो बहुत बेहतर थी। और अन्य देशों को भी भारत की तरह व्यापक सब्सिडी देने की, मतलब सभी लोगों को सब्सिडी देने की बजाय डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र पर फोकस करना चाहिए, जैसा कि भारत ने किया। और भारत ने क्या है, गरीबों को कोरोना के दौरान लाभ पहुंचाने में एक बहुत अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया। इसको हम रिलेट कर पाएंगे इकाई 1 पेपर 2B, जो इकोनॉमिक्स है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक वगैरह के हैं। तो उसमें कि ये कौन सी रिपोर्ट है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2022। ठीक है, बाद आते हैं RBI ने अभी क्या किया है। 7 अक्टूबर को RBI ने अपनी उन्नत पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली दक्ष की शुरुआत की। दक्ष क्या है, एक वेब आधारित एंड टू एंड स्थितियाँ देते हैं। RBI लॉन्च एंड एडवांस्ड सुपरविजन मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या है, एडवांस सुपरविजन मतलब देखरेख के लिए, मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए सिस्टम बनाया है दक्ष वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन थ्रू विच RBI विल बी एबल टू मॉनिटर। इसके द्वारा क्या करेगी RBI, ये देख पाएगी कि बैंकों द्वारा जो प्रोसेस अपनाई जा रही है या जो बैंकों के अंदर प्रोसेस चल रही है वो सही है कि नहीं है, उसमें किसी चीज़ को बाईपास तो नहीं किया जा रहा है। तो मतलब ये बैंकिंग सुपरविज़न को और हार्ड बना देगा, और ये सभी पर लागू होने वाला है, बैंकों पर और NBFCs पर। तो कोई भी वित्तीय संस्थान, इस सारे वित्तीय संस्थान इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करेंगे, और इससे क्या होगा, RBI की उन तक पहुंच रहेगी, उनके सिस्टम तक सर्विलांस रहेगा कि वो कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं ला रहे हैं डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल। ठीक है, ये तो हुआ RBI का सुपरटेक एप्लीकेशन दक्ष।
इसे हम रिलेट कर सकते हैं टू बी भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति से। ठीक है। आरबीआई के बारे में वैसे आपको पता ही होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट 1934 से इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। और इसके हाथ में क्या मैंडेट है? इंडिया की बैंकिंग और इंडिया की साख को निगरानी करना। ये इस काम को बड़ी मुस्तैदी के साथ करता है। ठीक है, चलो। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान अलंकरण समारोह में किस संस्था को? ग्रामीण विकास एवं विज्ञान समिति जोधपुर के श्री रोशनलाल तथा श्री वरुण शर्मा को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान सौंपा गया। इसमें सम्मान राशि 10 लाख रुपए की सम्मान राशि और शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता है। इसे हम रिलेट कर सकते हैं इकाई 4 से, पेपर फर्स्ट में ही है ये। ठीक है, ये इसका लोगो है संस्था का, ग्रेविस का, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। ठीक है, इन्हें जो दिया गया है, हमें पता है इसकी स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और इसे 1995 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या राशि दी जाती है? सम्मान स्वरूप 10 लाख राशि, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके बाद क्या है? अभी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन सदन भोपाल में मध्य प्रदेश में क्या किया गया? प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें से क्या है? 100 साल या उससे अधिक उम्र के वयोवृद्धों मतदाताओं को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी ने साल, श्रीफल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के द्वारा निर्वाचन आयोग से प्राप्त हस्ताक्षरयुक्त प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। और इसमें क्या है? नई दिल्ली से मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ऑनलाइन शामिल हुए थे इसको। अभी श्री प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से क्या हुआ? रक्तदान का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया। रक्तदान का अमृत महोत्सव आयोजित किया, जिसमें मध्य प्रदेश को रक्त कलेक्शन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय मंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को क्या दिया गया? ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, प्रथम स्थान पर रहने के बाद कुछ ये वन लाइनर्स हैं। तो बालाकोट स्ट्राइक के दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन रहे कौन? जनरल अनिल चौहान। रिटायर्ड हो गए हैं जो वर्तमान में। अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है भारत का। ठीक है, इटली की पहली प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। उनके नेतृत्व में क्या हुआ है? दक्षिणपंथी गठबंधनों को क्या है? मैंडेट मिल गया है, बहुमत प्राप्त हो गया है, अब उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन कौन? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को शाही प्रधानमंत्री नामित किया गया है। ये किंग सलमान द्वारा अल सऊद ने कैबिनेट में फेरबदल किए और प्रिंस खालिद बिन सलमान क्या बनाए गए हैं? नए रक्षा मंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी, ये याद रख लेना, आर वेंकटरमणी को नया महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। इनके लिए 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रखा गया। ठीक है, कौन? आर वेंकटरमणी को नया महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया 3 साल के लिए। इसी सप्ताह एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है भारत में। ठीक है, इससे हम रिलेट करेंगे इससे इकाई 4 पेपर 3 में
इंटरनेट और ईमेल के साथ। ठीक है, अब इसी के साथ इस सप्ताह की मतलब महत्वपूर्ण जो भी खबरें थी वो जो पीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे स्टेट के महत्वपूर्ण हो सकती थी वो हो गई हैं। और रही बात नोबेल प्राइज़ की, तो उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।